हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ बोरॉन्स। ठीक है, तो ग्रुप 13 की रिएक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें ऐसा नहीं है कि हमको कोई जीओसी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसी हैं जो कि हर एक रिएक्शन में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट को सीखना है, कैसे बनती है रिएक्शंस। तो स्टार्टिंग में देखते हैं बोरॉन्स के बारे में। तो बोरॉन्स क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है कि प्योर क्रिस्टलाइन बोरॉन इज वेरी अनरिएक्टिव। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन बोरॉन क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन बोरॉन अनरिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे बोल दें कि क्रिस्टलाइन अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव एंड एमॉर्फस इसका क्या होता है, एमॉर्फस फॉर्म रिएक्टिव होता है। ठीक है, एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और जब ये क्रिस्टलाइन अनरिएक्टिव होता है, इसका मतलब क्या है, इसको रीड जरूरत किसकी पड़ेगी, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी हर एक रिएक्शन में। ठीक है, तो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है हाउ यार इट इज अटैक्ड है हाई टेम्परेचर बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे बोरॉन है तो बोरॉन में अगर हम HNO3 एंड H2SO4 जो कि एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये इसको B3+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन में बनने के लिए सपोर्ट करेंगे। ठीक है, B3+ बनने के लिए सपोर्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है यहाँ पे। प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, क्योंकि हमको पता है ना कि जनरली जैसे हम आयरन ले लेते हैं। ठीक है, आयरन, तो आयरन को क्या कर लें, हम टेस्ट करके देख लें, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, आयरन को टेस्ट करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई हार्म नहीं होगा उससे। लेकिन अगर Fe3+ को करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली तो Fe3+ फ्री में नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें K4 FeCN6 Fe3+ या Fe2+, तो Fe2+ की बात करें अगर, तो FeSO4 में होता है। तो FeSO4 को टेस्ट करके देखो, सॉल्टी लगेगा। ठीक है, सॉल्टी लगेगा, रिएक्टिव होता है, रिएक्शन भी कर जाएगा। और अगर इस Fe3+ K4 FeCN6 को ले लो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो K4 FeCN6 इसमें तो साइनाइड है, ये तो टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरली बोरॉन होता है दैट इज अनरिएक्टिव, लेकिन इसका जो एमॉर्फस फॉर्म होता है या इसका जो आयनिक फॉर्म होता है दैट इज रिएक्टिव। ठीक है, तो समझ सकते हो किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जनरली जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है या अनरिएक्टिव होता है, लेकिन जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है या आयनिक फॉर्मेट में हो जाता है तो वो रिएक्टिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसको रिएक्टिव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, H2SO4 HNO3 और बाई सोडियम परऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, in contrast, divided amorphous boron which contain between 2% 5% impurities is more reactive, it burns air। फिर यहाँ पे जो भी लिखी है, यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है वो यहाँ पे रिएक्शंस में लिखी है। ठीक, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन को देखेंगे, क्योंकि थ्योरीज में भी वही चीज़ है, रिएक्शन में भी वही चीज़ है। तो बोरॉन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो B2O3 यहाँ बोरॉन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो बोरॉन ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ये छोट बचपन वाली रिएक्शन है कि बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो दो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे लग जाती है, बोरॉन की यहाँ पे लग जाती है, तो B2O3 बन जाता है। वैसे ही सल्फाइड की बात करें तो बोरॉन और सल्फर के बीच में, तो इसकी वैलेंसी 2 यहाँ पे लग जाएगी और इसकी वैलेंसी 3 यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो B2S3। अब सल्फर की वैलेंसी 2 क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप का एलिमेंट होता है, ग्रुप 16। ठीक है, इसलिए इसकी भी 2, इसकी भी 2। फिर बोरॉन नाइट्राइड की बात करें तो रिएक्शन याद करने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। बोरॉन नाइट्रोजन, हमको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पे लग जाएगी, बोरॉन की भी 3 होती है, यहाँ पे लग जाएगी। अब B3N3 लिखने से सही है कि इसको 3Bn लिख लो। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात करें बोरॉन हैलोजेंस की, ठीक है, हैलाइड्स की, तो यहाँ पे भी क्या होता है, बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ पे लग जाएगी। फ्लोरीन की 1 होती है तो यहाँ पे BF3। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद करने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सब में हाई टेम्परेचर की नीड होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नीचे की है रिएक्शन, इसको देखते हैं, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड पे थी, एक ट्रेंड पे हमने 7 रिएक्शंस पढ़ ली। ठीक है, जिनके बारे में हमको याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो, बोरॉन अगर Na से रिएक्शन करता है तो Na3BO3 बनाता है। ठीक है, सोडियम बोरेट व्हेन फ्यूज विद एल्कली। ठीक है, एल्कली में बेस के साथ। ठीक है? तो बेस के साथ जब रिएक्शन कराएगा तो रटो या समझो इसको, कि बेस के साथ रिएक्शन जब कराएगा तो क्या बनाएगा, बोरेट। क्या बनाएगा, बोरेट। ठीक है,
मेटेलिक बेस के साथ क्या बनाएगा, मेटल बोरेट। इसको ऐसे याद करना, मेटल बोरेट बनाएगा, ठीक है। मेटेलिक बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम बोरेट। ठीक है, क्योंकि बोरेट जो होता है ना, दैट इज इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 माइनस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 लग जाएगा सोडियम के पास, और सोडियम का एक वैलेंसी होती है तो यहाँ पे लग जाएगा, तो देखो Na3BO3 सोडियम बोरेट। तो ये याद रखने वाली रिएक्शन है। अगर इसको एल्कली बेस के साथ, एल्कली या बेस के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो हमको बोरेट मिलता है। और पीछे का जो साइड रिएक्शन, साइड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनकी कोई नीड नहीं होती, ठीक है। रिएक्शंस में इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये पूछी नहीं जाती, मेनली इनसे काम होता है। फिर यहाँ पे देखो NH3 के साथ जब रिएक्शन करता है तब भी ये BN बनाता है, बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। और इसके पहले जब नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा था तो यहाँ भी बन रहा था बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। दो दो बार बन रहा है बोरॉन नाइट्राइड। तो अब इसको कैसे हम समझेंगे, तो इसका समझने का जनरल मेथड ये है कि इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। बता देते हैं कि बोरॉन नाइट्राइड एक ऐसा कंपाउंड है, बोरॉन नाइट्राइड इज अ वन ऑफ द हार्डेस्ट कंपाउंड। हार्डेस्ट का मतलब होता है नेचर में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा होता है, डायमंड होता है, डायमंड। और डायमंड के बाद हमारा आता है BN, ठीक है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना हार्ड होता है, इसका यूज़ करते हैं मेटल्स को कट करने के लिए, या कटिंग टूल्स में इसका यूज़ करते हैं बोरॉन नाइट्राइड का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, बोरॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मैनी मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, MXBY, ठीक है। बोरॉन अपनी वैलेंसी यहाँ पे लगा देता है मेटल के साथ, और मेटल लगा देता है अपनी वैलेंसी बोरॉन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे MXBY टाइप के कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स का देखते हैं, रिएक्शन ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अभी तक मैंने जितनी भी रिएक्शन देखी वो बोरॉन की थी। अब देखते हैं अदर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। हमेशा जनरली आप अगर बुक पढ़ोगे तो बुक में देखोगे कि किसी एक एलिमेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, बाकी 4-5 को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो इससे ये आपको समझ के रखना है कि जो पहले स्टडी किया गया है, जो ज़्यादा स्टडी किया जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी रिस्पेक्ट में कम है, ठीक। तो रिएक्शन विद वाटर की अगर बात करें तो मेटल्स एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर सिल्वरी वाइट होते हैं, ठीक है। कलर भी बता दिया, सिल्वरी वाइट। थर्मोडायनेमिकली ऑल शुड रिएक्ट विद वाटर एंड विद एयर, बट इन फैक्ट इट इज स्टेबल इन बोथ, ठीक है। वाटर, और अब यहाँ पे खूब सारी रिएक्शंस लिखी हैं इनकी, देखते हैं रिएक्शंस को। यहाँ पे वही रिएक्शन जो ऊपर पड़ी थी बोरॉन के लिए, वही पढ़ना है एल्यूमिनियम के लिए, वही गैलियम के लिए, इंडियम के लिए, थैलियम के लिए, ठीक है। सब में 3-3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती ही है, भले ही इसमें +1 भी स्टेबल होती है, बट +3 सबके साथ स्टेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, ठीक है। ऑल वेरी स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो हीट देते हैं रिएक्शन में, ठीक है। हीट इमिट करते हैं, ठीक है, ये इवॉल्व करते हैं, ठीक है, हीट देते हैं जो। और गैलियम ओनली सुपरफिशियली ऑक्सीडाइज्ड, थैलियम फॉर्म सम Tl2O एज वेल, ठीक है। मतलब कि ये थैलियम जो होता है, क्योंकि हमको पता है ना कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये नीचे की तरफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती चली जाती है, स्टेबल होती चली जाती है। तो टेलुरियम क्या करता है, थैलियम क्या करता है, सॉरी, ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बना लेता है, दैट इज Tl2O, है ना, सिंपल फंडा। ये नीचे का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी में, इसलिए ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड बना लेता है, Tl2O, अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ करके, ठीक है। बोरान ऐसा नहीं करता है, क्योंकि बोरान में पहली चीज़ +1 होती ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद गैलियम और एल्यूमिनियम भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है तो थैलियम की होती है, ओके। सुपरफिशियली ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, गैलियम सुपरफिशियली ऑक्सीडाइज का मतलब होता है बहुत फास्टली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है रटने वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है,
नाइट्रोजन की भी 3 होती है, तो L3 तो Aln बना लेगा, ठीक है। रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिएक्शन बना सकते हो। ओनली एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर को छोड़ना नहीं, सब में वही लगेगा। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, और ये नहीं पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये रिएक्शन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना इसको, थैलियम आयोडाइड जो होता है, ये जब आयोडीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, थैलियम प्लस और आयोडीन 3 माइनस। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पूरी बुक पढ़ोगे तो 20 टाइम्स से ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, प्लस 20 टाइम्स, मतलब कि रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो है आयोडीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई टू जो होता है वो आई से रिएक्शन करके I3 माइनस बनाता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, आई माइनस, सॉरी, I2 जो है आई माइनस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, I3 माइनस बनाता है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे थैलियम आयोडाइड ही क्यों लिया गया है, यहाँ पे आप सब में देख रहे हो मेटल लिया गया, मेटल लिया गया, मेटल लिया गया। मेटल का मतलब क्या है, यहाँ पे चारों पांचों मेटल्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, थैलियम, सारी आ जाती। लेकिन यहाँ पे स्पेशली सिर्फ थैलियम को ही क्यों लिया गया है, बाकी सबको क्यों नहीं लिया गया, बाकी सबके आयोडाइड क्यों नहीं लिए, तो इसका भी एक ही रीज़न है कि थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए आयोडीन की भी +1 ऑक्सीडेशन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसके साथ ये TLI कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसलिए सिर्फ इसके साथ ही ये रिएक्शन करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, ठीक है, ये वाला कि आई टू अगर कहीं पे है और आई माइनस है तो I3 माइनस बना लेगा, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा बार यूज होने वाला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। और थैलियम ही क्यों आयोडाइड बनाता है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया, ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा जब ये आयोडीन के साथ, अब देखो जब थैलियम है तो थैलियम क्या होगा, मेटल है तो मेटल प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि मोर मेटालिक होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। आयोडीन क्या होगा, माइनस होगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आप क्या करेंगे, फटाफट थैलियम बनाएंगे प्लस, और इसको, और प्लस में जहाँ पे आयोडीन ऐड की जा रही है उसके साथ इसको क्या कर लेंगे, I3 माइनस के साथ इसका कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ही नहीं यूज होगा, ये बहुत सारी जगह यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्दर मेटल लिया जा रहा है और मेटल्स क्या होंगी, सारी मेटल्स होंगी, HCl से रिएक्शन करके MCl3 बनाती, N3H2 बनाती। MCl3 का मतलब जनरल सी बात है कि वो मेटल्स होंगी, AlCl3, BCl3, GaCl3, InCl3 एंड TlCl3 सारी बनाती। ऑल रिएक्टिव विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, ठीक है, ये मिनरल एसिड कहते हैं HCl को। ऑल पैसिवेटेड बाय HNO3 particularly when concentrated, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये पैसिवेटेड होती हैं कि नहीं HNO3 के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है एग्जाम में, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देते हैं, इसीलिए जेडी की बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर बनता है ना उसमें कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो जेडी से ही आते हैं, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ के जाओगे पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे, ठीक है, छूटेगा नहीं, इसी से आएगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे Na से अगर रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, NlO2 बनाएगा, ठीक है। पिछले में मैंने क्या पढ़ा था कि जो बोरॉन होता है ना, जब एल्कली से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बोरेट बनाता है। लेकिन यहाँ पे वाटर ले लोगे तो क्या बना लेगा, NaLO2 प्लस H2 Na3LO3, ठीक है, तो ये याद करने वाला है, ठीक है। MnS3, ये रिएक्शन ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो ये मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से जब इनमें कोई भी बेस लगाते हैं तो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी, इसमें कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे एमाइड बना रहा है NH2, ठीक है, दैट इज इसका हाइड्रोजन बाहर निकला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑल मेटल्स फॉर्म एमाइड्स, ये एमाइड्स भी बना लेते हैं, ओके। ये यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, ओके।
ऑल मेटल्स फॉर्म एमाइड। तो अगर मैं बात करूँ एक बार फिर से, तो यहाँ पे सिर्फ हमको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 2 ही 3 रिएक्शंस ऐसी हैं जो रटनी पड़ेंगी, जैसे ये रटनी पड़ेगी, इसका कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। बाकी इसके ऊपर जितना भी मैंने बताया वो सारा एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रहेंगी, अगर आपने समझ लिया तो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है थ्योरी में, उसको देखते हैं क्या है। हाँ, एल्यूमिनियम शुड रिएक्ट विद वाटर एंड विद एयर, बट इन फैक्ट स्टेबल इन बोथ। एंड रीजन इज दैट इज वेरी थिन ऑक्साइड फिल्म। हाँ, ये जो होता है एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम L2O3 बना लेता है। जैसे हमने एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, एक टुकड़ा ले लिया, अब इस टुकड़े को ऑक्सीजन के साथ रख दिया, तो क्या होता है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, तो ऑक्सीजन फर्दर अंदर जाके वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये लेयर बन जाती है, L2O3 की लेयर बन जाती है ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस। तो जो बाहर से एयर आके रिएक्ट करना होता है एल्यूमिनियम से, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे ही रह जाती है। इसके लिए करते क्या है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि ऑक्साइड फॉर्म है सरफेस एंड प्रोटेक्ट द मेटल फॉर्म फर्दर अटैक से रोक लेती है। लेयर बहुत पतली बनती है, इतने मिलीमीटर थिक होती है। इफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कवरिंग इज रिमूव्ड फॉर एग्जांपल बाय amalgamating with mercury, then metal readily decompose cold water forming L2O3 and liberating hydrogen। यहाँ पे ये कहा गया है कि इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एमलगमेशन करते हैं। ठीक है, एमलगमेशन हमको पता है कि इसको Hg के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, मेटल को Hg के साथ जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं एमलगमेशन। ठीक है, एक और काम करते हैं, इसको हम जनरली क्या करते हैं, इसको किसी चीज़ से रगड़ के, ठीक है, घिस के इसकी सरफेस को हटा दें L2O3 की, तब भी हो जाता है। ठीक है, विल्किंसन, कॉटन विल्किंसन की बुक में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लिखा है। ठीक है, वो भी एक अच्छी बुक है। तो कॉटन विल्किंसन की 2 बुक्स आती हैं, एक बुक आती है जो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक होती है, ठीक है, जिसमें एक-एक एलिमेंट पे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक-एक एलिमेंट का पूरा-पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है कि इसको क्या करते हैं, इसको हम किसी चीज़ से रफ़ करके, ठीक है, घिस करके इसकी लेयर हटा के फिर से रिएक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं एमलगमेशन करें। ठीक है, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास बड़े साइज़ का होगा। ठीक है, जब पाउडर के फॉर्म में छोटे-छोटे होंगे तो उसमें हम कहाँ कर लेंगे, उसको कहाँ घिस पाएँगे। तो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स आर often anodized to give the decorative finish. This is done electrolyzing dilute H2SO4 with aluminum as the anode. This produces a much thicker layer of oxide on surface. This layer can be pigment, thus coloring the aluminum. Aluminum burns in dinitrogen at high temperature and form AN. The other element do not react. ठीक है, तो एल्यूमिनियम AlN बनाता है हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के साथ। बोरॉन भी बनाता है Bn। ठीक है, बाकी नहीं बनाते। यहाँ पे लिखा है अदर एलिमेंट नहीं बनाते हैं, बट बोरॉन भी बनाता है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कलीज। एसिड एल्कलीज का मतलब एसिड बेस। ठीक है, यहाँ पे बेस का यूज़ कम किया गया है, क्योंकि बेस का यूज़ इसलिए कम करते हैं बिकॉज एल्कली इज़ द इनऑर्गेनिक स्टेटमेंट या इनऑर्गेनिक वर्डिंग, एंड बेस इज़ ऑर्गेनिक वर्डिंग। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बट आप पूरी बुक में देखेंगे कि आपको बेस की जगह पे एल्कलीज ही लिखा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं दैट इज़ एल्कलीन मेटल्स, नॉट बेसिक मेटल्स। ठीक है, एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट अल्कलीन अर्थ मेटल, नॉट बेसिक अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो एल्कलीन वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जगह-जगह पे। एल्यूमिनियम डिज़ोल्व इन, तो उसका समझना कि वो बेस ही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेस से ज़्यादा रूबरू रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमको पता रहता है। एल्यूमिनियम डिज़ोल्व इन डाइल्यूट मिनरल एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। ठीक है, HCl से जब करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको नोट कर लेना, रिएक्शन में काम आएगा। जैसे बाई चांस आपको रिएक्शन नहीं याद आ रही कि HCl NH3 या ऐसे किसी भी से जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर वो मेटल से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या देगा, H2 गैस देगा। ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं कि मेटल रिएक्ट करता है जब एसिड से, तो क्या देता है, H2 देता है।
तो यहाँ पे भी मेटल ही है एल्यूमिनियम और रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो क्या देगा, H2 देगा। और यहाँ पे क्या देगा, AlCl3 देगा। लेकिन AlCl3 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मार्ट तरीके से इसको हम Al3+ एंड 3Cl- लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर बैलेंस कर दिया जाए तो अलग चीज़ बन जाएगी, लेकिन ये AlCl3 ही है जो कि आयनिक फॉर्म में अलग अलग करके लिखा गया। वैसे अलग अलग फॉर्म में होता तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्री आयन नहीं होते हैं, आयन फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं कि Al3+ को हम अलग कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है समझने के लिए। However, concentrated SNO3 renders the metal passive because it is an oxidizing agent and produce a protective layers of oxide on the surface of aluminum and also dissolve in aqueous NaOH and is therefore amphoteric, liberating hydrogen and forming aluminate। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। तो 2Na LHO LOH का होल प्राइस एंड 2Na LO2, ये दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पे वाटर को अलग करके लिख दिया गया है, यहाँ पे ऐसे करके। जैसे बोरॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि बोरॉक्स का फार्मूला होता है Na2V4O7, लेकिन लिखा कुछ दूसरे तरीके से रहता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर करके लिखा जाए, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फार्मूला, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म। यहाँ पे एग्जैक्ट दिखाया जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, क्योंकि इसमें देख के तो बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, ठीक है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इस हाइड्रेटेड फॉर्म से नॉन एनहाइड्रस फॉर्म निकाल सकते हैं। किसका एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा, इन दोनों H2O को हटा दो तो जितना बचा है क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस, ठीक है। इसलिए जनरल नॉलेज के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या देखेंगे, रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स बर्न रेडली इन अवर डाइऑक्सीजन एंड रिएक्शन इज स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। एल्यूमिनियम डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करके L2O3 बनाती है, हमने पहले ही देखा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम O2 से रिएक्शन करती है तो क्या बनाएगी, L2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, ऑक्साइड क्या होगा, 2O3, ठीक है। ये होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेल्टा एस निगेटिव दिख जाए, यहाँ पे निगेटिव दिख जाए, बस समझ लो वहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट दे रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है, हीटिंग। The thermite reaction involves so much energy that it can be dangerous. The aluminum becomes white hot and often cause fires. For the precise reason, mixture of aluminum and oxide such as Fe2O3 or silk oxide SiO2 to provide the oxygen were used to make incendiary bomb during during World War II warship and sometimes made of aluminum alloys to reduce their weight. And thermite reaction can be started if ship by missile. Such fires on ships cause the considerable casualties। देखो इसमें कई जगह पे मतलब टाइप PDF है इसका, तो उसमें कई जगह क्लियर नहीं है। In the Falkland Island conflict, the very strong affinity of aluminum or oxygen is used to be metallurgical extraction of the other। हाँ, मतलब कहा जाता है कि इसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी देखो कितनी ज़्यादा निकल रही है, 1670 किलो जूल, ठीक है, दैट इज 1670 × 10⁻³ जूल एनर्जी। इतनी एनर्जी निकलती है अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता है तो, ठीक है, वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, थर्माइट रिएक्शन इसको बोलते हैं। और एक जनरल इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में साइंस की हालत सबसे अच्छी थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में सबसे ज़्यादा साइंस का यूज हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जिन बच्चों को आता था, मतलब नॉलेज था, उन बच्चों को पैसा दिया जाता था, स्टूडेंट्स को, कि आप कुछ बनाएं, ठीक है, कुछ मेडिसिन्स, बहुत सारी रिसर्च हुई थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई थी, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत ज़्यादा हुई थी, इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो आपको दिखेंगे कि एक ही साथ थे, ठीक है। वो वर्ल्ड वार का ही टाइम था, क्योंकि इसमें प्रमोट होते थे, ठीक है। जिन बच्चों को के पास एबिलिटीज़ थी
या उनके अंदर कुछ करने की वो थी, उनको मनी दी जाती थी उसके लिए, ठीक है। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको नौकरी ढूँढनी पड़ेगी, ठीक है। और साइंस का रिसर्च में कोई इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। तो रिसर्च आज नहीं होती। वर्ल्ड वार के टाइम में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ होती थी, बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम बने थे, ठीक है। आप जितनी भी साइंटिस्ट के नाम अगर सुन रहे होंगे, तो आप देख लेना कि वर्ल्ड वार के टाइम में ही थे वो। 1950 के बाद साइंटिस्ट बनना ही बंद हो गए, ठीक है। और 1900 से 1950, इसमें 2 बार से वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। इसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए। पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स उन्होंने ही डिज़ाइन की, और इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स बनी थी कि वो आज भी यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन आप लोग कई बार पढ़ोगे, एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। इसके बारे में भी इसका भी कॉन्सेप्ट आया था उसी टाइम। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये उसी टाइम में मतलब इसका यूज़ किया जाता था। अब मेडिसिन्स तो बनाते थे, साथ में मिसाइल भी बनाते थे, तो मिसाइल में यूज़ होता था इसका रिएक्शंस का। देखो एल्यूमीनियम ऑक्साइड बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी, डेंजरस होगी, क्योंकि काफ़ी एक्ज़ोथर्मिक होती है। यहाँ पे Mn3O4 मैंगनीज ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, इसका यूज़ करके बनाते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है, कि एल्यूमीनियम क्या होता है, खतरनाक होता है इस फॉर्मेट में। तो आप जैसे ही देखना एल्यूमीनियम को किसी ऑक्साइड से रिएक्शन कराई जा रही है, आप यही बना देना, ठीक है, प्रोडक्ट में L2O3 L2O3 L2O3, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन कभी बोलोगे नहीं, याद रहेगी हमेशा कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड खतरनाक होता है। तो एल्यूमीनियम अगर किसी भी टाइप के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगी तो L2A3 बना लेगी, ठीक है। बस आपको 2 रिएक्शन याद हो गई, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। इसके बाद रिएक्शन विद हैलोजन एंड सल्फेट, आज यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद एलम्स को कल स्टडी करेंगे, सीमेंट कल पढ़ेंगे, सीमेंट, और फिर आगे की रिएक्शंस। तो हैलोजेंस एंड सल्फेट की बात करें तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हैलोजन क्वाइट रीडली इवन व्हेन कोल्ड, फॉर्मिंग ट्राई हैलाइड्स, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स का मतलब LCl3 बना लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और Cl की 1, तो 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, LCl3 बन जाएगा। सल्फेट इज यूज लार्ज अमाउंट, देखो यहाँ पे लिखा है कि कोल्ड स्टेट में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हॉट स्टेट में क्या कर जाएगा, वायलेंटली रिएक्शन करता है। कोल्ड स्टेट में जनरली रिएक्शन ऐसे ही कर जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड इन लार्ज अमाउंट 37 मिलियन टन्स इन 1991। इट इज़ मेड बाई ट्रीटिंग बॉक्साइड विद H2SO4, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इट इज़ यूज एज द कोएगुलेंट एंड प्रेसिपिटेंट इन ट्रीटिंग बोथ ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज। इसको यूज़ करते हैं एज ए कोएगुलेंट एंड प्रेसिपिटेंट का काम करता है कि ड्रिंकिंग वाटर सीवेज में, ठीक है। इट आल्सो यूज इन द पेपर इंडस्ट्री एंड एज ए मोर्डांट इन डाइनिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, तो कोएगुलेशन आप लोग पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, कोलाइडल एंड सरफेस में। प्रेसिपिटेशन तो आपको नॉर्मली पता है कि किसी भी चीज़ में नीचे बैठ जाता है जो वो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो उसमें यूज़ किया जाता है इसको पेपर इंडस्ट्री में एंड वाटर सीवेज में। सो आज तक यही देखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। एंड चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी करिए, ठीक है, अगर सही लगे तो, क्योंकि ये रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स का जो है वो हमको ज़रूरत रहती है, ठीक है, कि अच्छा एक गुड रिस्पॉन्स आता है तो एक इफ़र्ट करना अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एलम्स के बारे में, सीमेंट के बारे में।